वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्टडी। अभी आप सबसे मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्टडी पर। यहाँ पे लेके आए हैं 12th फिजिक्स का। जी हाँ, यहाँ पे मैं 12th फिजिक्स का लेके आया हूँ। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे हार्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि किसके लिए यार, आपके जो बोर्ड एग्जाम 2024 के सभी बच्चे देख लेंगे। ये आपका 12th फिजिक्स का है, 8 सबसे आईएमपी वाले और ऐसे प्रश्न हैं जो कि कई सालों से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बार बार। वही यहाँ पे मैं क्वेश्चन डिस्कशन करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो यार वीडियो बहुत ही प्यारा होने वाला है, इसलिए आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आज का वीडियो लाइक टारगेट मात्र और मात्र मैं 1000 रखता हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग 1000 लाइक जरूर से जरूर पहुंचा देंगे। ये बहुत बड़ी बात आप लोगों के लिए नहीं है, ये तो आप इतना कर ही दोगे यार, इतना तो कर ही दोगे ना, है कि नहीं? बहुत बड़ी बात है क्या? मुझे तो नहीं लगता बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे देखिए, जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न मैं शुरू करूंगा। पहला प्रश्न बोला क्या जा रहा है यहाँ पे, स्वप्रेरणक गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा इसका मात्रक भी बताइए। यानी कि स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, आपको इसकी परिभाषा से एक मात्रक बताना है। तो अगर हम बोले कि स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, तो क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होती है, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। जब जब कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो, तो किसी कुंडली का स्वप्रेरण प्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या क्या होती है, बराबर होनी चाहिए। और इसी को क्या कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक भी कहते हैं। स्वप्रेरण गुणांक मात्र क्या होता है, हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी होता है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो 2019 में और 2000 आपके 22 में और 2023 में ये पूछा गया सवाल है कि स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए और इसका मात्रक भी लिखिए। ये इंपॉर्टेंट है और आप इसको याद कर सकते हैं। फिर से याद कर लीजिए, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होती है, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। की मात्रा क्या होती है, हेनरी होती है। कहेंगे सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो इसका पीडीएफ आप जाकर टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से डाउनलोड कर सकते हो। एसकेएम स्टडी चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया हूँ, जाकर ज्वाइन करो और आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, दूसरा यहाँ पे प्रश्न क्या बोला जा रहा है, प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। व्यतिकरण की शर्तें लिखिए। यानी कि प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, क्या होता है और इनकी शर्तें क्या होती हैं। अगर आपके पेपर में अगर ये लिख दिया, प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से क्या समझते हैं, या फिर ये दे दे कि व्यतिकरण की इन शर्तों को लिखिए, तो कोई दिक्कत नहीं। दोनों दे दिया, दोनों में से कोई एक दे दिया, नीचे वाला लिखेंगे। क्या डालेंगे, उत्तर डालेंगे। उत्तर में लिखेंगे प्रकाश के व्यतिकरण के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्तें हैं। कौन सी आवश्यक शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त की बात करें, प्रकाश के दोनों स्रोत से निकलने वाली तरंगों की कलाओं का अंतर स्थिर होना चाहिए, अर्थात प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होना चाहिए। जो प्रकाश स्रोत हो वो कैसा होना चाहिए, कला संबद्ध होना चाहिए, ठीक है ना। यानी क्या लिखेंगे, प्रकाश के दोनों स्रोतों से निकलने वाली तरंगों की कलाओं का अंतर स्थिर होना चाहिए, अर्थात प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होना चाहिए। दूसरा क्या लिखेंगे, दोनों स्रोतों की आवृत्तियां या अथवा तरंग दैर्ध्य बराबर होनी चाहिए। जो स्रोत है उनकी आवृत्तियां या तरंग दैर्ध्य, बात कर लेमडा का मान क्या होना चाहिए, हमेशा और हमेशा सदैव और सदैव बराबर होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या दे, मतलब क्या लिखेंगे इसमें, जो शर्तें हैं, दोनों तरंगों के आयाम बराबर या लगभग बराबर होने चाहिए। और दोनों तरंगों के जो जो तरंगों रहेंगी उनकी दोनों का आयाम वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए।
या फिर लगभग बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 100% बराबर ही होनी चाहिए, नहीं। लगभग भी रहेंगे तब भी चलेगा। जैसे एग्ज़ाम्पल में अगर हम कहें कि सर 70 नंबर हमारा फिज़िक्स का पेपर है, 70 नंबर क्या है फिज़िक्स का पेपर है, 70 में से 23 नंबर पास मार्क का है। अगर हम सर 30 नंबर पा गए तो भाई साहब पास रहेंगे। क्यों? क्योंकि लगभग यानी कि हाँ, हैं, ठीक है ना, बोला जा रहा है। चौथा क्या लिखेंगे? दोनों स्रोत एक दूसरों के क्या होने चाहिए? निकट होने चाहिए। दोनों स्रोत मतलब जो दोनों कला संपन्न स्रोत हैं, वो दोनों एक दूसरे के क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो ये प्रकाश तरंगों क्या है? शर्तें हैं। पाँचवाँ शर्त क्या है? दोनों का स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। संकीर्ण मतलब क्या होता है? बहुत ही पतला होना चाहिए। बहुत ही क्या होना चाहिए? पतला होना चाहिए। तो ये शर्तें हैं और ये आपके पेपर में बना हुआ है क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको इसको पढ़ा दे रहा हूँ। इसका पीडीएफ जाइए टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से डाउनलोड कीजिए। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है। तीसरा यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है? देहली आवृत्ति तथा कार्यफलन से आप क्या समझते हैं? यानी कि देहली आवृत्ति तथा कार्यफलन से आप क्या समझते हैं? क्या होता है? तो इसमें क्या लिखेंगे? देहली आवृत्ति आप प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का क्या कर सके? उत्सर्जन कर सके। यानी देहली आवृत्ति क्या समझते हैं? सीधा लिखेंगे पहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु से प्रकाश का इलेक्ट्रॉन क्या कर सके? उत्सर्जित कर सके। इसे हम लोग किससे दिखाते हैं? V0 से प्रदर्शित करते हैं। V0 से प्रदर्शित करते हैं। किससे? V0 से, ऐसे ठीक है ना। इससे कम आवृत्ति होने पर धातु में से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। यानी कि ये जो इसकी शर्त है, क्या है? इसकी शर्त है। क्या शर्त है? कि इसमें जो आवृत्त हो, यानी कि अगर इससे कम आवृत्त है तो धातु से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, यही इसकी शर्त होती है। क्लियर है? चलिए चौथा यहाँ पे प्रश्न क्या बोला जा रहा है? चौथा यहाँ पे प्रश्न बोला जा रहा है वो कि विद्युत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? क्या होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण? तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। क्या डालेंगे? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अब इसमें लिखेंगे करे जा लो, क्या लिखेंगे? देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे जब किसी कुंडलनी तथा चुंबक के बीच सापेक्ष परिवर्तन होता है, कुंडलनी से कुंडलनी से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे कुंडलनी में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। और यही घटना क्या कहलाती है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है? अब आप सीधे तौर पे लिखेंगे जब किसी कुंडलनी तथा चुंबक के बीच क्या होता है? सापेक्ष परिवर्तन होता है। सापेक्ष हम लोग देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका कुंडलनी है और एक है चुंबकीय, कोई चुंबक है। अब इनके बीच क्या हो? सापेक्ष परिवर्तन। मान लीजिए ये इसके राउंड अबाउट कर रहा है, इसके क्लॉकवाइज में हो रहा था, अब इसके एंटी क्लॉकवाइज में होने लगे। तो क्या होता है? सापेक्ष परिवर्तन हो। कुंडली में गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है, जिससे कुंडलनी में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल का मतलब होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल अर्थात ई, इसे क्या कहते हैं? ई कहते हैं, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहा जाता है। यही घटना क्या कहलाती है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न, यहाँ पे पांचवा प्रश्न क्या है? देखिएगा यहाँ पे पांचवा प्रश्न ये है कि समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए और इसकी दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जी हाँ, समविभव पृष्ठ क्या होता है और इसकी दो विशेषताएं कौन कौन सी है? उत्तर में लिखेंगे समविभव पृष्ठ, हेडिंग डालेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा कोई पृष्ठ, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु समान विभव पर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी समविभव पृष्ठ क्या होता है? किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु समान विभव पर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसकी विशेषताएं क्या क्या है? पहली विशेषता है किसी आवेश को
समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य हो, ठीक है ना? अर्थात समेशन ऑफ, देखिए यहाँ पे किसी आवेश को, आवेश मतलब यहाँ पे आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो किया गया कार्य क्या हो, जीरो हो, अर्थात समेशन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना? समविभव पृष्ठ के समीप वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है। तो यहाँ पे ये दोनों आप विशेषताएं और समविभव पृष्ठ का आप यहाँ पे परिभाषा दे सकते हैं। 6वां प्रश्न क्या बोला जा रहा है यहाँ पे है कि संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र की धारिता को किस प्रकार परिभाषित करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं संधारित्र क्या होता है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता क्या की जाती है, बढ़ाई जा सकती है, उसका विभव कम करके, जिससे कि उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा क्या की जा सके, संचित की जा सके, वही क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है ना? अगर आप संधारित्र की अगर कोई परिभाषा बोले सीधा बता दीजिए। चलिए गुरुजी ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये बता दीजिए कि ये संधारित्र की धारिता क्या होती है, किसे कहते हैं संधारित्र की धारिता। किसी, देखिए क्या होता है, किसी संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहा जाता है। इसे किसे दिखाते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। संधारित्र की धारिता किसे दिखाते हैं सर, सी से प्रदर्शित किया जाता है। तो संधारित्र क्या होता है और संधारित्र की धारिता क्या होती है, इसे तैयार कर लो यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना? उसके बाद 7वां प्रश्न, यहाँ पे 7वां प्रश्न क्या बोल रहा है देखिएगा, यहाँ पे ये बोल रहा है कि वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ के नियम लिखिए। वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ के नियम यहाँ पर लिखने के लिए बोला जा रहा है यार कि वैद्युत संबंधित किरचॉफ के कितने नियम होते हैं भैया, आप सभी नियमों का यहाँ पे उल्लेख करो, जो कि इंपॉर्टेंट है और अगर आपके पेपर में आ जाए तो आपको तो देना ही है ना। तो यहाँ पे क्या है, तो वैद्युत संबंधित किरचॉफ के कितने नियम है, दो नियम है। सबसे पहला संधि का नियम, दूसरा है बंद पास का नियम। ये संधि का नियम क्या है, क्या है संधि का नियम, क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीज बीजी योग क्या होगा, जीरो होता है, क्या होता है, शून्य होता है, अर्थात समेशन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समेशन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये क्या है, संधि का नियम है। दूसरा यहाँ पे बंद पास का नियम, ये क्या है, किसी परिपथ के किसी बंद पास में लगे प्रतिरोधों तथा उसमें प्रवाहित धाराओं के गुणनफलों का बीजी योग उसी पास में लगे विद्युत वाहक बलों बीजी योग के क्या होता है, हमेशा और हमेशा बराबर होता है। अर्थात समेशन, अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिख दे, मैं दे रहा हूँ, अगर मान लो पेपर में आ गया तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है ना? समेशन ऑफ, समेशन ऑफ आई आर इक्वल टू समेशन ऑफ ई, समेशन ऑफ ई। ये क्या हो जाएगा आपका बंद पास का नियम और ये क्या हो जाएगा आपका, यह संधि का नियम हो जाएगा। ये दोनों वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ के नियम है। उसके बाद आपका आएगा ओम का नियम। क्या आएगा भैया, ओम का नियम दे देगा कि ओम का नियम लिखिए, क्या लिखिए, ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम क्या होता है, प्रश्न नंबर 8 है, किसे कहते हैं ओम का नियम, आप लोग पढ़े होंगे। इस नियम के अनुसार ये कब आया था, तो ये बोर्ड एग्जाम में आया था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात क्या होता है, नियत रहता है। क्या रहता है, हमेशा हमेशा नियत रहता है, ठीक है ना? अर्थात क्या लिख सकते हैं, आर बराबर वी अपान आई, आर बराबर क्या हो जाएगा, वी अपान आई हो जाएगा। और जब हम लोग V और I के बीच क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे, तो एक क्या मिलती है, सरल रेखा मिलती है। ये क्या होता है आपका y एक्सिस होता है और ये आपका क्या होता है, x एक्सिस होता है। ये क्या होता है आपका x एक्सिस होता है। मैंने यहाँ पे I को y एक्सिस पर, I को कहाँ पर लिया है, y एक्सिस पर, और मैंने यहाँ पे विभवांतर को x एक्सिस पर लेकर, विभवांतर मतलब v लेकर, ये क्या है v, जहां v क्या है आपका,
विभवांतर है, लिख लीजिए विभवांतर है। आर क्या है? प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध है। और आर का आई क्या है भाई? विद्युत धारा है। क्या है? विद्युत धारा है। तो जब हम विद्युत धारा को वाई एक्सिस पर और प्रतिरोध को किस पे हम लोग एक्स एक्सिस पर लेकर ग्राफ खींचते हैं। क्या खींचते हैं? ग्राफ खींचते हैं। तो एक साधारण रेखा प्राप्त होती है कहाँ से? ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं? ये ओरिजिन यानी कि इसको मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु से एक सीधी रेखा निकलती है और जहां पर क्या प्राप्त होती है? यहाँ पर प्रतिरोध प्राप्त होती है। क्या होती है? प्रतिरोध। ठीक है ना? प्रतिरोध। तो ये क्या है? आपका ग्राफ भी है। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं यदि विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा होती है जो कि आपकी क्या होती है? प्रतिरोध को दर्शाती है। तो यहाँ पे मैंने आपके क्लास 12 फिजिक्स के कुल मिला के 8 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है और जो कि बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से बताया है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करिएगा और और इसका पीडीएफ जाइए टेलीग्राम चैनल एसकेएम से डाउनलोड कीजिए और एसकेएम स्टडी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। फटाफट जाइए ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।